जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का टॉप 500 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सीरीज में स्वागत करता हूं। ये जो टॉप 500 करंट अफेयर्स है वो आपके PT365 मैगजीन से तैयार किया गया है। 1 ईयर करंट अफेयर्स को हमने कवर किया है, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे। उससे पहले है कि ये जो टॉप 500 क्वेश्चंस हैं आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। यदि सिंगल पीडीएफ में है, आप पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक है, वहां से आप पीडीएफ एक सिंगल पीडीएफ में ऑल 500 क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे है कि विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ था 2025 में। उसके रिगार्डिंग आपसे चार स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि करेक्ट इन चारों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन सा है। जो आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 जो हुआ था, हेल्ड हुआ था दुबई में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर है कि द मेंबर असेंबली अडॉप्टेड 20 ईयर स्ट्रेटेजिक विजन। मेंबर असेंबली ने अडॉप्ट किया 20 ईयर्स स्ट्रेटेजिक विजन, जिसका टाइटल था यूनाइट फॉर इन्वायरमेंट ऑन द पाथ टू 2040। ये सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है फॉर द फर्स्ट टाइम IUCN adopted a motion advocating a just phase out of fossil fuels। फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पर कि वाइल्ड एनिमल्स वे रिकॉग्नाइज एज अ क्लाइमेट क्लाइमेट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया एज ए क्लाइमेट लाइबिलिटीज ड्यू टू देयर निगेटिव इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इनके निगेटिव इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के कारण वाइल्ड एनिमल्स को क्लाइमेट लाइबिलिटीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन कौन से करेक्ट है। ऑप्शंस फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड ओनली और ऑल फोर्थ। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है यहाँ पे कि करेक्ट सिर्फ थर्ड ओनली है, मतलब तीसरा करेक्ट है, सी। फर्स्ट में क्या रॉन्ग क्या है यहाँ पर। तो कांग्रेस जो ये हुआ था वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, ये यहाँ पर ऑप्शंस में लिखा हुआ है कांग्रेस वाज हेल्ड इन दुबई, बट ये दुबई में ना होकर के आपका हुआ था अबू धाबी UAE में। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो मेंबर असेंबली ने अडॉप्ट किया था 20 ईयर स्ट्रेटेजिक विजन, जिसका टाइटल था यूनाइट फॉर एनवायरमेंट ऑन द पाथ टू द 2045। तो स्टेटमेंट्स में यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट नहीं होकर के क्या है, यूनाइट फॉर नेचर। ठीक है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है। फॉर द फर्स्ट टाइम IUCN adopted as a motion advocating a just phase out of fossil fuels। फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट में क्या रॉन्ग है यहाँ पे। तो फोर्थ स्टेटमेंट में रॉन्ग है कि वाइल्ड एनिमल रिकॉग्नाइज एज अ क्लाइमेट लाइबिलिटीज नहीं है, एक क्लाइमेट एलाइज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, नॉट लाइबिलिटीज, हाईलाइटिंग देयर रोल एज अ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर अ क्लाइमेट रिसाइलेंस। सो ये आपका आंसर यहाँ पे बनता है थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द IUCN के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीसीज established in 1964 divides species into 6 categories। Second statement है green list proposed by IUCN at a 2010 World Conservation Congress and launched in 2021। Jim Corbett National Park Director become first Indian to receive IUCN Kent R. Miller Award for Innovation in National Park। सो बताना है यहाँ पे कि जो तीन स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट कौन कौन से नहीं हैं।
ठीक है, सो करेक्ट नहीं है, बताना है आपको फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका यहाँ पे कि तीनों के तीनों करेक्ट नहीं है, कोई भी सही नहीं है यहाँ पे। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज एस्टैब्लिश्ड इन 1964, ये 1964 में हुआ, लेकिन कैटेगराइज यहाँ पे कितनी कैटेगरी में हुआ है? 9 कैटेगराइज, 9 कैटेगरी में यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन ऑप्शंस में क्या था यहाँ पे? ऑप्शन में आपका 6 था। ठीक है, 6, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो ग्रीन लिस्ट प्रपोज हुआ था आईयूसीएन के द्वारा, और ऑप्शंस में 2010 लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रपोज हुआ था 2012 में और लॉन्च हुआ था 2021 में। ठीक है, 2021 में, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग होता है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो डायरेक्टर थे वो फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने आईयूसीएन का केंट आर मिलर अवार्ड को रिसीव किया था। सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर नहीं थे, वो काजीरंगा के डायरेक्टर थे। ठीक है, जिनको आईयूसीएन का केंट आर मिलर अवार्ड दिया गया था। इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होते हैं, आंसर आपका होता है यहाँ पे डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शंस यहाँ पे, इट इज लोकेटेड इन गुजरात में लोकेटेड है, एंड लाइज बिटवीन द पोरबंदर एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट के बीच में लाइज करता है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इट इज कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल साइट फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ एशियाटिक लायंस आउटसाइड द गिर। तो यहाँ पर बताने हैं जो तीन स्टेटमेंट्स है, इसमें से करेक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और तीनों। आंसर बताइए क्या होगा। यदि आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा, बताइए। आंसर है आपका यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये गुजरात में है और ये पोरबंदर और जामनगर के बीच में स्थित है। सेकंड है इट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो ये वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नहीं होकर के क्या बना रहा है यहाँ पे? सौराष्ट्र पेनिनसुला। तो ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ द सौराष्ट्र पेनिनसुला सेमी एरिड इकोसिस्टम नॉट द वेस्टर्न घाट। इसे सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे रॉन्ग होता है। थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बारदा has been identified as the second home for Asiatic lions to reduce the over dependence on a gir forest। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। With reference to UNESCO, with reference to UNESCO World Network of Biosphere Reserves, consider the following statements। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिया है, नॉट करेक्ट बताना है। इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड ऑल थ्री। आंसर, आंसर है यहाँ पर नॉट करेक्ट, 2 एंड 3 नॉट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट है कि यूनेस्को डिजिग्नेट द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया टू द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे कि जो आपका WNBR वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व लॉन्च्ड इन 1976, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे क्या है? 1972 में लॉन्च, तो इसलिए सेकेंड यहाँ पे रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट था। सेकंड, थर्ड की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो थर्ड में है कि ईच बायोस्फीयर रिजर्व्स अंडरगोज ए पीरियडिक रिव्यू एवरी 5 years टू असेस इट्स फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। सो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स का पीरियडिक जो रिव्यू होता है एवरी 10 years पे होता है, ना कि 5 years पे होता है। इससे थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे आपका रॉन्ग होता है। तो रॉन्ग कौन कौन से हैं, नॉट करेक्ट कौन कौन से हैं? तो सेकंड एंड थर्ड आपका नॉट करेक्ट। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि और पीडीएफ यदि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है, नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश. Consider the following statements regarding the cold desert biosphere reserves Himachal Pradesh. It is the India's first high altitude cold desert biosphere reserve and it is a part of UNESCO World Network of Biosphere Reserves. Its cold desert biome is primarily result of its location on the windward side of the Himalaya, receiving heavy orographic rainfall. Third one is the biosphere reserves including protected areas such as Pin Valley National Park, Chandratal, Sarchu and Tiber Wildlife Sanctuary. The region exhibits a strong Buddhist culture features including Gompas, Cottons and Mani walls. यहाँ पे आपको बताना है चार स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन कौन से हैं. फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड. बताइए. आंसर यहाँ पर है कि फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है बट सेकंड रॉन्ग है. रॉन्ग क्या है यहाँ पे? तो इट लाइज इन ऑन द लीवार्ड रैन शैडो साइट. ठीक है, ऑफ द हिमालय, नॉट द विंडवार्ड. यहाँ पे विंडवार्ड वर्ड यूज हुआ है. ठीक है, नॉट विंडवार्ड, हेंस वेरी लो रेनफॉल इज. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स चार दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट बताना है. Under the Act, National Board for Wildlife is chaired by the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change. As per the 2022 amendment, species listed under sites are placed in a Schedule 3rd of the Act. Hunting of any wild animal is completely prohibited under the Act without any exception. Prior permission for translocation of a Schedule 1 animals is required from the central गवर्नमेंट. तो ये चार स्टेटमेंट्स दिए हुए आपको बताना है करेक्ट कौन कौन. फोर्थ ओनली, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली. बताइए. आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट है फोर्थ ओनली. ठीक है, फोर्थ ओनली आपका करेक्ट है. फर्स्ट क्या रॉन्ग है यहाँ पे? द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नॉट द एनवायरमेंटल मिनिस्टर. यहाँ पे ऑप्शंस में आपका यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट लिखा हुआ है, इसके फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है. सेकेंड है as per the 2022 amendment, sites species are placed in schedule 4 not the schedule 3rd. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में शेड्यूल 3rd मेंशन किया हुआ है. थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कि हंटिंग इज नॉट एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड. ठीक है, इट कैन बी permitted under section 11 and 12 in a special cases threaten to human life scientific management. इसलिए थर्ड रॉन्ग है. फोर्थ क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शेड्यूल 1 एनिमल्स. ठीक है, ये करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट. नेक्स्ट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025. The regulation has been notified by the National Biodiversity Authority (NBA) under the Biological Diversity Act 2002. Digital sequence information (DSI) has been excluded from the scope of benefit sharing and it does not involve physical access to a biological resources. Prior intimation and approval from the National Biodiversity Authority (NBA) is mandatory even for access to cultivated medicinal plants notified under the Biodiversity Act 2002. फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पे. फॉर द आईपीआर कमर्शलाइजेशन अप टू 1% ऑफ द एनुअल सेल्स रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग टैक्सेस इज टू बी शेयर्ड विद द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. फोर यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स में से करेक्ट बताना है कौन कौन सा है. फोर ओनली, 1 एंड 4, 2 एंड 3rd एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे. करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे कि फर्स्ट एंड 4 आपका करेक्ट. ठीक है,
फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, बट सेकेंड एंड थर्ड रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है यहाँ पे कि DSI इज इंक्लूडेड, यहाँ पर आपका वर्ड लिखा हुआ एक्सक्लूडेड, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। थर्ड है यहाँ, थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि PIC इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द नोटिफाइड कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। फोर्थ में क्या है, फॉर IPR कमर्शलाइजेशन अप टू 1% ऑफ एनुअल सेल्स रेवेन्यू इज शेयर्ड विद द NBA के साथ शेयर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता, सो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट चीता वाज लॉन्च्ड इन 2022 टू रीइंट्रोड्यूस चीता इनटू इंडिया आफ्टर देयर एक्सटिंक्शन इन द mid 20th century. Second statement है, the project implemented by Wildlife Institute of India and operates independently of a Project Tiger. The Cheetah Project Steering Committee was established in 2023 by National Tiger Conservation Authority. One of the prime objective of the project is to use the cheetah as an umbrella species for a restoration of open forest and savanna ecosystem. यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड ऑल फोर। बताइए प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड जो चार स्टेटमेंट्स है इसमें से करेक्ट कौन कौन से आंसर है आपका यहाँ पे? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकेंड मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका सही है, सेकेंड रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज NTCA, नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके ऑप्शंस में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी NTCA है, ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट ऑपरेट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, नाउ प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट, क्लियर है। NTCA यहाँ पे क्या है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ conflict, with reference to a human wildlife conflict in India, consider the following statements। यहाँ भी चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट बताना है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स occur only in area located within the notified protected areas such as a national park and wildlife sanctuary, ठीक है। Unregulated tourism has no significant impact on animal behavior and therefore does not contribute to human wildlife conflict. Fragmentation of wildlife corridors reduce animal movement and completely prevent animals from entering human settlements. Habitat degradation is a major driver of a human-wildlife conflict as it forces wildlife to move into human-dominated landscape. So, यहाँ पे जो चार स्टेटमेंट्स हैं आपको बताना है करेक्ट कौन कौन सा है। तो 4 ओनली, 1 एंड 4, 2 एंड 3 एंड 1 2 3, बताइए। आंसर इज 4 ओनली, 4 ओनली। फर्स्ट इनकरेक्ट है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कन्फ्लिक्ट अकर्स मोस्टली आउटसाइड PA in a agriculture, forest, fringe and urban areas. Second statement wrong क्यों? क्योंकि unregulated tourism does not affect the behavior and stress level. Third one incorrect क्यों है? Corridor fragmentation increases, not prevent entry into a human landscape. And fourth correct है क्योंकि habitat degradation is one of the primary cause of human wildlife conflict, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Consider the following statements regarding the International Big Cat Alliance (IBCA). IBCA was launched by India in 2023 to commemorate 50 years of Project Tiger. IBCA is a non-binding, informal forum without any legal status. The alliance aims at conservation of 7 big cats including tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma. All 7 big cats covered under IBCA are found in India and protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Which one statement is correct? First or third only?
वन एंड फोर्थ ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, एंड टू एंड फोर्थ ओनली। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर है फर्स्ट एंड थर्ड सही है। IBCA was launched by India in 2023, marking 50 years of Project Cheetah, Project Tiger. Incorrect. Second incorrect है कि IBCA is a treaty based, is a treaty based ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद अ लीगल एंटिटी, नॉट अ इनफॉर्मल फोरम। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आपका इनफॉर्मल फोरम यूज हुआ है, रॉन्ग है। थर्ड, इट फोकसेस ऑन 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायंस, लेओपार्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर एंड पूमा। सो थर्ड वन इज करेक्ट। फोर्थ वन क्या है कि जागुआर एंड पूमा नॉट फाउंड इन इंडिया, हेंस नॉट ऑल द प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the synchronous all India population estimation of elephants, all India population estimation of elephants, SAI, 2021-25 consider the following statements. चार दिए हुए। It is India's first DNA-based population estimation of elephants conducted by the Wildlife Institute of India under the project Elephant. India harbors nearly 60% of the global wild population of African elephants. The Western Ghat hosts the largest population of wild elephants in India. Karnataka has lower elephant population than Tamil Nadu and Kerala. चार स्टेटमेंट्स में से करेक्ट बताना है। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, एंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ए फर्स्ट इज करेक्ट। साइट 2021-25 के अनुसार इंडिया इज द फर्स्ट डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस conducted by Wildlife Institute of India under the project Elephant. So first one is correct. Second one is correct, incorrect because India harvests 60% of Asian elephant, not a African elephant. यहाँ पे word आपका African elephant यूज हुआ। थर्ड है Western Ghat host the largest population of wild elephants. ठीक है। Fourth is Karnataka had the highest population. Karnataka had the highest population followed by Assam, Tamil Nadu and Kerala. यहाँ पे कर्नाटका का लोअर एलिफेंट पॉपुलेशन बताया हुआ है, सो आंसर इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो ये आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू क्रोकोडाइल, with reference to the crocodile conservation project in India, consider the following statements. First है the crocodile conservation project was launched in 1975 based on the recommendation of HR Bust. Odisha is the only Indian state. Odisha is the only Indian state has conservation center for all three native crocodile species. India holds nearly 80% of the global population of saltwater crocodiles in the wild. National Chambal Sanctuary is one of the major protected area for gharial conservation in India. So correct बताना है यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर इज यहाँ पे कि फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अप्रैल 1975 में और रिकमेंडेशन ऑफ HR बस्टर्ड। Odisha is the only state with a center for a gharial, टिकरपाड़ा, saltwater crocodiles, मतलब डंगामल एंड मगर, रामा तीर्था। ठीक है, थर्ड रॉन्ग है क्योंकि इंडिया होल्ड्स 80% ऑफ ग्लोबल वाइल्ड एंड घड़ियाल, नॉट अ वाइल्ड घड़ियाल पॉपुलेशन, नॉट अ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर वर्ड आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स यूज हुआ है। फोर्थ क्या है कि ऑल्दो नेशनल चंबल सेंचुरी
is indeed as a Gharial site in the question. One, two statements are intended to be correct, and fourth is treated as a incorrect in this configuration. ठीक है. Next, with reference to the report population status of river dolphin in India 2024, consider the following statements. The report is India's first comprehensive river dolphin population estimated released by the Ministry of Jal Shakti. The total river dolphin population in India is around 3,000, with the Indus River dolphin forming the majority. Bihar had the highest river dolphin population in India, followed by Uttar Pradesh and West Bengal. River dolphins are considered umbrella species whose conservation has direct positive impact on their habitats and associated biodiversity. बताना है आपको correct. Four only, first and fourth, second and third, and first, second, third. Answer is four only. Is correct. First incorrect क्यों है? The report was released by MOEFCC and WII, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and Wildlife Institute of India, not the Ministry of Jal Shakti. यहाँ पर आपका Ministry of Jal Shakti ऑप्शंस में दिया हुआ, इसलिए ये रॉन्ग होता है. Total population is 6327 and Gangetic dolphins dominates 6324, not Indus dolphin. ठीक है. तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपके लिखा हुआ है इंडस रिवर डॉल्फिन्स, से आंसर नहीं होगा. यहाँ पे गंगेटिक डॉल्फिन्स. सिर्फ इंडस रिवर और डॉल्फिन्स का संख्या 3 है, बाकी गंगेटिक रिवर्स डॉल्फिन है 6324 है. इनकरेक्ट. क्या उत्तर प्रदेश नॉट बिहार द हाईएस्ट पॉपुलेशन. उत्तर प्रदेश हैड द हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन फॉलोड बाय बिहार एंड वेस्ट बंगाल. यहाँ पे ऑप्शंस में आपका बिहार लिखा हुआ. रिवर डॉल्फिन एक्ट एज अम्ब्रेला स्पेसीज. ठीक है. रिवर डॉल्फिन एक्ट एज अम्ब्रेला स्पेसीज बेनिफिटिंग एंटायर रिवर इकोसिस्टम. सो फोर्थ वन इज क्या करेक्ट. नेक्स्ट, consider the following statements regarding the threat to the vulture population. Threats to the vulture population in India. First option है ingestion of non-steroidal anti-inflammatory drug like diclofenac used in a livestock is a major cause of a vulture mortality. तो डिक्लोफेनाक का यूज मेजर कॉज ऑफ वल्चर मोर्टेलिटी के लिए है. डिक्लोफेनाक की कॉज किडनी फेलियर इन वल्चर्स लीडिंग टू द visceral gut and death. Habitat loss and electroculation from power lines are emerging anthropogenic threats to the vulture. Diclofenac was completely banned for both veterinary and human use in India. So correct बताना है. First, second, third, first and third, second and fourth, and first, second, third. बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे. आंसर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका करेक्ट है. फोर्थ रॉन्ग है. ठीक है. रॉन्ग क्यों है यहाँ पे कि डिक्लोफेनाक इज बैंड ओनली फॉर अ वेटेरिनरी यूज, नॉट फॉर अ ह्यूमन यूज. ठीक है. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन इंडिया मिशन. ग्रीन इंडिया मिशन GIM. It is one of the 8 missions under the National Action Plan on Climate Change. One of its target is to create additional carbon sink of 2.5 to 3.0 billion tons of carbon dioxide equivalent by 2030. Mission follow a top-down centralized implementation model exclusively by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The entire funding for the mission is sourced only from International Climate Finance Mechanism. Correct. One is first, second, third, two and fourth, and first, second, third, fourth. So correct answer is first and second only.
Green India Mission is one of the 8 national mission under the NAPCC, National Action Plan on Climate Change. It aims to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent by the 2030. ठीक है, aligned with the India's and this year's. Incorrect. GIM. ठीक है, GIM follow a bottom up approach. Here is टॉप डाउन सेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेड मॉडल था. यहाँ पर एक क्या है कि आपका बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे होता है विद द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी एज अ की इम्प्लीमेंटर, नॉट अ प्योरली टॉप डाउन मॉडल. फोर्थ स्टेटमेंट इज फंडिंग कम्स फ्रॉम द मिशन एलोकेशन एंड नेशनल कैंपा फंड, नॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द इंटरनेशनल सोर्सेस. सो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट. आंसर यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. नेक्स्ट, consider the following statements regarding the environmental accounting on forest 2025 report. It is 8th consecutive publication by the Ministry of Statistics program implementation MOSPI on the environment account. It is first dedicated report in India focusing exclusively on forest accounting. The report is based on the UN system of environmental economic accounting C framework, first adopted by MOSPI in 2012. ऑप्शंस बताना है. करेक्ट यहाँ पे पूछा है. फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली एंड 1 2 3 ऑल आर करेक्ट. सो यहाँ पर आपके 2 एंड 3 ही करेक्ट है. ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि it is 8th issue related to environmental account, but not all previous issues were released consecutively in the same standardized series. सेकेंड है, इट इज फर्स्ट डेडिकेटेड टू पब्लिकेशंस ऑन फॉरेस्ट अकाउंटिंग. थर्ड है, इट इज बेस्ड ऑन यूएन सी फ्रेमवर्क. और फोर्थ करेक्ट क्योंकि इट इज डेवलप्ड इन 2012 बट एडॉप्टेड इन 2018. तो यहाँ पे एडॉप्टेड 2012 लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. Ramsar Convention on Wetlands. Ramsar sites are designated based on the fulfill at least one of 9 internationally agreed criteria. United Kingdom has the highest number of Ramsar sites in the world. 15th conference on parties COP15 of Ramsar Convention was held in Victoria Falls, Zimbabwe, with the theme of protecting wetlands for our common future. India has the highest number of Ramsar sites in Asia. So correct बताना है. फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली. बताइए आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, ऑल आर करेक्ट. सॉरी, बी. नेक्स्ट, with reference to the recent coral conservation technology, consider the following statements. Biorock technology uses low voltage electric current in seawater to enhance the deposition of a calcium carbonate, thereby accelerating coral growth. 3D printed reef structure are designed only for scientific research, cannot support natural coral larvae settlements. Coral cryopreservation involves freezing coral larvae or gametes for a future reef restoration. The Philippines has established a coral larvae cryo bank to conserve reef biodiversity by preserving coral seeds. So correct बताना है यहाँ पे. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और ऑल. यहाँ पर आपके आंसर हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है. सेकेंड रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 3D प्रिंटेड रीफ आर स्पेशली डिजाइन टू सपोर्ट द कोरल लार्वे सेटलमेंट एंड मैरिन बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट देखते हैं.
With reference to the mangroves and their significance, consider the following statements. Mangroves are salt-tolerant plant communities found in the tropical and subtropical intertidal regions. Mangroves thrive in regions receiving annual rainfall between 1000 and 3000 mm, between 1000 and 3000 mm, and temperature is 26 to 35 degrees centigrade. Mangroves lack a specialized root system and depend mainly on the deep tap roots for the respiration. Mangroves act as a nature carbon vault by storing 7.5 to 10 times more carbon per acre than tropical forest and protect coastal region from storm surges. ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड 1 2 3। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ है, थर्ड रॉन्ग है क्योंकि मैंग्रोव्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स लाइक अ nematophores and prop or stilt roots, not the deep tap roots। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। With reference to conservation reserves and Hesa Raghatta grassland, consider the following statement. Conservation reserves are protected area notified under the Wildlife Protection Act 1972 can be declared by both state and central government. Conservation reserves primarily function as the buffer zone, ecological connectors, and migration corridor between the national park, wildlife sanctuary, and forest. Conservation Reserves Management Committee is appointed by the central government and function under the National Board for Wildlife. Hesa Raghatta grassland located near the Bangalore represents a last remaining grassland habitat in the Bangalore region and form part of the catchment of the Arkavati river system. Correct one is first, second, fourth, first and third, second and third, and first, second, third, fourth. Answer is first, second, and fourth only. Third one is incorrect. The Conservation Reserve Management Committee is appointed by the state government। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है बट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट होता है एंड एडवाइजेस द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। With reference to the phenomenon of global ocean darkening, consider the following statement. Global ocean darkening refers to the reduction in the light penetration into ocean, leading to the shrinking of a photic zone. Photic zone extended up to the 500 meters in depth support only a small fraction of marine life. In coastal ocean, darkening is linking to increased nutrient, organic matter, and sediment loading caused by agriculture runoff and higher rainfall. In open ocean, surface warming and climate-driven changes in ocean circulation can contribute to the algal blooms and ocean darkening. Incorrect यहाँ पे बताना है कि which of the statements are incorrect. First and second, second, third, 2 and 4, and 1 and 4. Answer is here 1 and 2. Incorrect. Global ocean darkening especially implies reduced light penetration, but not all the reduction automatically lead to the shrinking of a photic zones in hot region. Third one is the second one is photic zone extended up to about 200 meter, not 500 meter, and support nearly 90% of the marine life. Next question is with reference to the environmental DNA से regarding है, consider the following statements. Environmental DNA refers to the genetic material released by the organism into the environment through cell, tissue, body fluids, or excreta. Environmental DNA can be collected only from aquatic ecosystem, not from the terrestrial or atmospheric sources. Environmental DNA technique used for the mapping species presence, distribution, and monitoring ecosystem changes. Environmental DNA based monitoring is non-invasive
highly sensitive and more cost effect compared to the many conventional biomonitoring methods. Incorrect बताना है यहाँ पे. First and third, first and second, second and third, first and fourth, and second and fourth. आंसर है यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड. इनकरेक्ट है. Environmental DNA does not refer to the all genetic matter in the environment. It specifically includes DNA fragments seeded by organisms, not by the intact genomes. Environmental DNA can be collected from water, soil, sediments, and even air, not only aquatic ecosystem. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statements regarding the blue washing and related terms. Blue washing is a deceptive marketing tactic that overstate a company commitment to the responsible and sustainable social and ethical business practices. Pink washing refer to the making false or mislead claims about the company environmental effort to appear eco-friendly. So correct one is first only, second only, both और neither. बताइए. आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ओनली इज करेक्ट. According to the blue washing is a deceptive marketing tactics that overstates a company commitment to responsible and sustainable social and ethical business practices. Pink washing is defined as the using LGBTQ rights as a marketing tool while ignoring or failing to improve condition for a LGBTQ plus employees. The term is for making false or misleading environmental claims about the environmental effort is greenwash. Next one is with reference to the functional de-extinction. Consider the following statement. The goal is to create extract replicas of extinct species using advanced genetic techniques. Techniques used in this process can include CRISPR gene editing, cloning and genome mapping. Correct बताना है यहाँ पे. First, second, both or neither. So second is here. Correct है यहाँ पे. First wrong है. First wrong क्या है? Revived organisms are not exact replicas but are genetically engineered to closely resemble extinct species in the form or function, focusing on reviving ecological roles and traits. ठीक है. CRISPR gene editing, cloning and genome mapping are techniques used in the functional de-extinction. Correct. Next, consider the following statement regarding the Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife, Fauna and Flora CITES. CITES is a legally binding international agreement on the parties which takes the place of a national law regarding wildlife trade. Appendix 1 includes species threatened with extinction, and trade in these species is permitted only in the exceptional case. MIC program is key initiative of CITES and aimed at monitoring the illegal killing of elephants. तो तीन स्टेटमेंट्स में से सही बताना आपको कौन सा है. First and second only, second and third, first and third, and 1 to 3. All three are correct. Answer is second and third is correct. First is incorrect. CITES is legally binding on parties but does not take the place of the national law. Appendix 1 species are indeed species threatened with extinction. Trade permitted only in a exceptional case. MIC program listed as a key initiative of CITES to monitor illegal killing of the elephants. So third one is correct. So friends, ये आपके बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आपसे एक रिक्वेस्ट है एज ए सपोर्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं. हिंदी और इंग्लिश में सिंगल पीडीएफ अवेलेबल है और यदि आप डाउनलोड करना चाहें तो आप नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.